एक नेफ्रॉन की ये फोटो है, समझे। किडनी के अंदर में ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर, मिलियन बोले ना, एक किडनी के अंदर मिलियन, 10 लाख से भी ज़्यादा इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। किडनी इतनी छोटी होती है, कितनी छोटी होती है, इतनी, उसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर 10 लाख से ज़्यादा है। सोचिए कितना कॉम्पैक्ट है ये। हो गया। वोमेंस कैप्सूल, वोमेंस नहीं, ये वाला नहीं है, बी है। शुरू करें समझाना। क्या छूट गया? ये AFFERENT, आर्टेरियोल, ARTERIOLE, हो गया। आर्टेरियोल, आर्टरी को ही क्या बोलते हैं? जब आर्टरी का पाइप छोटा हो गया, देखते हैं, बताया ना, घर में एक मोटा पाइप होता है प्लम्बरिंग का, जो मोटर से आता है। हाँ, तो पाइप को मोटाई और छोटाई की वजह से नाम आर्टरी, आर्टरी से छोटा हो गया तो आर्टेरियोल। काम क्या है? ब्लड ले जाना। तो इसमें ब्लड, अब तो आपके बॉडी से जो ब्लड जा रहा है, आर्टरी कहाँ से आता है? हार्ट से नहीं। और यहाँ ब्लड आया जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खाना पीना खाए हैं, जो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में, तो बहुत सारी चीज़ बाय प्रोडक्ट के रूप में, जो कुछ यूजफुल है और कुछ यूजलेस है। तो यूजलेस है उसको क्या करना है? शरीर से बाहर करना है। तो मैंने बताया था जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप के एक्सक्रेटरी ऑर्गन हैं। तो हम लोग ह्यूमन का पढ़ रहे थे, तो ह्यूमन में क्या चीज़ है? वो किडनी के अलावा मैंने ये भी बताया था कि आपको एक्सक्रेटरी मटेरियल जो होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो गंदगी होती है, वो हमारे शरीर के अन्य पार्ट से भी निकलती है। जैसे स्किन से, पसीना के थ्रू नहीं, सीबेसियस ग्लैंड होता है उसके थ्रू, उसके बाद में लीवर से, लीवर भी अनवांटेड चीज़ को बाहर करता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर में ये एक नेफ्रॉन है, जो आपको किडनी को हम पढ़ रहे हैं, है ना। किडनी के अंदर में इस तरह के लाखों स्ट्रक्चर है। अब क्या हुआ? ब्लड जब यहाँ आया, इसको समझिए, ब्लड जब यहाँ आया तो यहाँ पे ये पूरा इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, जो इसमें पूरा पैक है। ब्लड का वेसल ही है, जो ऐसा कैसा क्या हो गया, एक जगह जमा हो गया है। जैसे पाइप एक जगह जमा कर देते हैं, पानी का पाइप, तो कैसे पता नहीं चलता रहता कौन किधर जा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया, ऐसा ही नहीं दिखेगा। और क्या कर दिया, एक गया, दूसरा पाइप यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है, जो ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं, तो ये वोमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेर, इस स्ट्रक्चर को, जो ये आर्टरी है यहाँ पे उलझ गया, एक जगह जमा हो गया, है ना, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। किसको? इस ब्लड जो वेसल है, ये यहाँ पे जमा हो गया है, हाँ, जो एक तरह से नेटवर्क बना लिया है, उसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। और ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है, ये वाला जो आप दिख रहे हैं रिंच की तरह, है ना, रिंच की तरह, इसको बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल। तो दोनों ब्लड वेसल्स जब आके यहाँ पे जमा हो गया, तो पता है ये वोमेंस कैप्सूल का जो ये लेयर है, ये जो परत है, ये और ये दोनों वेसल्स का आपस में क्या हो गया? टच हो गया है, एक दूसरे के आसपास में है। तो यहीं पे ब्लड का क्या होता है? फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। हाँ, यहीं पे जो अनवांटेड चीज है, प्रथम इसी पे सेल का एक लेयर होता है, ऐसे ऐसे, समझो, एक कोशिका का क्या है? लेयर है। इसके थ्रू ये पार करके कहाँ गया? इसमें आ गया। पहला फिल्ट्रेशन यहीं से शुरू हो गया, समझ गए। और यहाँ जब आएगा, यहाँ पे आएगा, ये आपको कलेक्टिंग, ये इसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट है, ब्लड, खून तो इसमें है, लेकिन खून में से निकल के, जो ब्लड में से निकल के जो अनवांटेड चीज है, वो क्या हो गया? सेल को, मैंने जो पढ़ाया था उस दिन ऑस्मोसिस के थ्रू, कि जब दो मटेरियल को एक जगह डालते हैं, दोनों का कंसंट्रेशन अलग होता है, तो एक हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई मटेरियल फ्लो करता है। तो इसमें गंदगी ज़्यादा है, इसमें क्या है? ना, कम है। तो गंदगी यहाँ से जो मटेरियल है वो अपने आप की कहाँ हो जाएगा? इसमें पार करके आ जाएगा, सेल को पार करके। सेमी परमिएबल, जो कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा था, तो कैसी थी वो? सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल, मतलब जो जाने लायक है उसी को वो जाने देगा, सब कुछ को नहीं जाने देंगे, है ना। तो इसके थ्रू पहले आ गया यहाँ पे, अब यहाँ से फिर आ गया प्रोसेस, उसका एक लेयर पे कम हो गया, जो ब्लड आया, अब यहाँ पे आया, इसमें आया, और ये जो यहाँ से ब्लड निकल के
एक पाइप निकल के जो आया है, देख रहे हैं ना, यहाँ से गया, एंट्री किया और यहाँ से फिर निकल के आ गया। तो इसमें बहुत सारे नेटवर्क बना होता है। इस पे हमने तो इतना ही बनाया, लेकिन ये नेटवर्क होता है, ऐसे ऐसे भी जुड़ा रहता है एक दूसरे से। अब क्या करता है कि माना कि अब कोई भी सामान है, हमें फिल्टर करना है, एक बार में नहीं होगा, बार बार करेंगे, कई लेयर पर करेंगे, एक बना देंगे एक पॉइंट के, एक बार यहाँ फिल्टर करो, जो मटेरियल बन गया उसमें कुछ अशुद्धि रह गई है तो फिर अगले पॉइंट पे दूसरे को जिम्मेवारी दे देंगे, भाई इसको और थोड़ा फिल्टर कर दो, इसमें अशुद्धि अभी भी दिख रही है। उसके बाद में भी लगेगा कि इसमें कुछ अच्छा मटेरियल जा रहा है, हमें सोना चांदी या कुछ मटेरियल जो इंपॉर्टेंट है उसको हटाना है, छानना है, बचाना है, गंदगी को बाहर करना है। तो चेक एंड बैलेंस के लिए पूरी तरीके से ये इसमें से वाटर को या जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसको बाहर करने के लिए, माना कि इसमें चला गया होगा, वाटर कंटेंट्स होगा, तो उसको फिर क्या करेगा, इस ब्लड वेसल्स के थ्रू, देखिए सटा हुआ है एक दूसरे से, इसमें आपको जो मटेरियल है गंदगी वाला, जिसमें पानी के साथ में, वाटर के साथ में, वो इसमें दौड़ रहा है और इसमें ब्लड दौड़ रहा है। अब क्या होगा, दोनों फिर एक दूसरे के अटैच में आ गया, पास आ गया। इसकी कोशिकाएं 1 लेयर, इसकी कोशिकाएं भी 1 लेयर की है। अब उसमें कुछ मटेरियल यहाँ से इसमें आ जाएंगे, जैसे पानी अगर ज़्यादा इसमें चला गया, ठीक है, तो पानी को बॉडी को ज़रूरत है, तो पानी इसमें से निकल के कहाँ आ गया, फिर इसमें आ गया ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स में इसमें अगर मटेरियल ठीक से आपको फिल्टर नहीं हो पाया है, जिसमें गंदगी है, इस पोर्शन में, इस पाइप में इसमें गंदगी है, तो गंदगी और इसमें से कहाँ चले जाएगी, इसमें। और इसमें पानी अगर है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, जरूरी चीज़ है, वो इसमें से कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इसमें से इसमें निकल रहा है, इसमें से इसमें निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब शोषण। क्या बोलेंगे इस मैकेनिज्म को, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारे चीज ऐसे भी हैं जो अभी भी गंदगी है, दोनों तरफ से मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का, इसमें अभी भी बहुत सारी चीज जो है जो अनवांटेड है। अब इसमें से और फिल्टर करना है, तो ये पाइप क्या करेगा, जो अनवांटेड चीज है फिर इसमें से इसमें डाल देगा, ब्लड में से किस में डाल देगा, किडनी में, किडनी के जो नेफ्रॉन है उसमें। अब क्या करेगा, ये जो मटेरियल है इस तरह करते 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 इस लेयर तक, यहाँ तक क्या हो जाएगा, पूरा वो प्योर हो जाएगा। अनवांटेड चीज आपको इसमें जमा हो गया, एक बार ऐसे उतर रहा है मटेरियल, फिर लूप ऑफ हेनले, ये जो टेरा वाला पोर्शन है इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है, ये जो बोमेन्स कैप्सूल से डायरेक्ट जो जुटा हुआ है, इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। पास में, किसके पास में, बोमेन्स कैप्सूल के पास में, तो इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल बोलते हैं, शॉर्ट में पीसीटी। दूसरा, इसके बाद शुरू होता है ये लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। दूसरा, ये जो इससे कनेक्टेड है आगे, ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसका क्या काम है देखते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से, जो इससे सटा हुआ है, ठीक ना, इस तरह वाला को पीसीटी और इस तरह वाला को डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब यहाँ पे आ गया, जमा हो गया, जमा हो गया, और ये जो है सब जमा होके यहाँ पे आके कलेक्टिंग डक्ट, ये सब की तरह। अब ऐसा ऐसा जो बनाने का ये मकसद ये है, ये कि ऐसा ही स्ट्रक्चर फिर इससे कनेक्टेड है, ऐसा ही स्ट्रक्चर फिर इससे कनेक्टेड है, ऐसा ही स्ट्रक्चर इससे कनेक्टेड है, ऐसा ही स्ट्रक्चर इससे कनेक्टेड है। तो इस सबको क्या कर रहा है, एक जगह कलेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ तक जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उसको हमें क्या करेंगे, इस ब्लड में आ जाएगा। जो बेकार की चीजें अभी भी ब्लड में यहाँ दौड़ रहा था कई लेयर पे, फिर इसका अब्जॉर्प्शन, इसमें सेक्रेशन हो जाएगा। तो ये इसमें डालेगा तो इसको बोलते हैं सेक्रेशन, स्राव, और ये इसमें से खींच लेता है, इसको बोलते हैं री एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म समझ में आ गया। ऐसा ही पूरे किडनी में होगा, नेफ्रॉन में, और सारा जाके जमा होगा फिर आपको किडनी के किस पोर्शन से, उसके लिए हम ये फोटो आपको दिखाते हैं। तो वो फोटो देखिए, ये है ना, देख रहे हैं ना, ये है, हमने उसको बनाया, ये कलेक्टिंग डक्ट है, सब आके यहाँ जमा हो रहा है। और ये कलेक्टिंग डक्ट आपको, ये जो देख रहे हैं पिरामिड जैसे, किडनी का एक स्ट्रक्चर अगर हम बनाए इस तरीके से,
सूख जाते हैं। ठीक है, ये किडनी है, इसमें कैसा स्ट्रक्चर, इसको समझिए। इसको देखिए, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है ना। ठीक, एक किडनी का और यहाँ से ये इसमें खुलता है, ये इसमें खुलता है, ये इसमें खुलता है, और सब यहाँ से क्या हो गया, फिर थोड़ा इसको ऐसे बना देते हैं। वो इसमें पैक है, यहाँ से लेके इस तक, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आके खुल रहा है सबका। बहुत है इसमें, बहुत सारा पैक है ना। तो कहाँ पे खुलेगा ये कलेक्टिंग डक्ट? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और सब क्या होगा, यहाँ पे जमा होगा, और इससे जुड़ा होगा आपको ये पाइप, जो कल मैंने बनाया था। नहीं, देखिए पाइप जुड़ा हुआ है ना, पीला वाला ये ब्लड का है, जाने वाला ब्लड, और ये ब्लू वाला निकलने वाला ब्लड, और ये जो पाइप है जिसमें जमा हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट, वो सब इसमें खुल के, और यहाँ से फिर क्या हुआ, इसके थ्रू यूरिनरी ब्लडर में जाके क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। नहीं, तो ये पिरामिड हो गया, इसको बोलते हैं पिरामिड, मेडुला। और किडनी का दो भाग, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं आपको मेडुला, इसको बोलते हैं आपको पेल्विस, ये भी बना लीजिए। आपको इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, इसको, इसी में आके क्या होता है, जमा होता है, रीनल पेल्विस। इसको बोलते हैं यूरेटर, जो कल फोटो बनाए थे उसमें, यूरेटर जमा होकर किसमें मिल जाता है, यूरेटर नीचे यूरिनरी ब्लडर में, है ना। हाँ, इस तरह से बहुत सारा इसमें नेफ्रॉन्स होगा, ऐसे ऐसे फोटो बना सकते हैं। जब किडनी को आप काट के देखें ना खसी उसी बकरी के, तो उसमें ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। किडनी को विचार हो, आज ही खरीदिए, हो मीट खरीदिए, आप किडनी का ये किडनी दीजिए, किडनी तो आधा करके देगा, मतलब उसको काट के देगा आधा, तब उसको खोल के देखेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर उसमें अंदर दिखाई देता है। इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। मेडुला को मेडुलरी पिरामिड लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा, मेडुलरी पिरामिड। इसी में अपना ब्लड का भी पाइप होगा, क्या ब्लड का पाइप को हम बाद में हम लोग यहाँ समझ ही रहे हैं। सर ये यूरेटर लिखे है ना? हाँ, यूरेटर है ये, URETER, यूरेटर। यूरेटर जमा हो जाता, जहाँ कहाँ खुलता है जाकर, फिगर याद है, यूरेटर कहाँ खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में। इतना समझ में आ गया। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है सब कहाँ आके खुल रहा है, यहाँ पे लाखों जो न्यूफ्रॉन है उसके कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे यूरिन, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, इसके थ्रू फिर पास करते करते कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, जो ऐसा मैंने बनाया था कल, है ना, बॉल के आकार का, है ना, याद है ना।
रीनल पेल्विस, इसको, ये जो खाली जगह है इसको, हाँ इसी में जमा होता है आकर रीनल पेल्विस। फोटो बना लीजिए, उसके बाद में अब ज़्यादा समझ में आएगा। मेडुलरी पिरामिड, हाँ ये पिरामिड जैसा है ना, इसी को, इसी नेफ्रॉन सब में पैक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब में पैक है। हाँ, दो किडनी को मेनली दो भाग में, एक ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरा ये वाला जो दिख रहा है यहाँ से, इसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। हो गया। तो मैंने बताया कि यहाँ से एक बार फिल्टर हो गया। अब फिल्टर में यहाँ पे जो कुछ मटेरियल्स आ गए हैं जो काम की चीज़ है, माना कि इसमें बहुत पानी आ गया होगा, वाटर बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो रेट है फिल्टर करने का, जो रेट है वो बहुत हाई है, क्योंकि एक दिन में आपको 180 लीटर 180 लीटर पर डे ब्लड फिल्टर होता है। एक किडनी के द्वारा है, एक दिन में कितने लीटर ब्लड? 180 लीटर। बट आप इसके एवज में यूरिन कितना होता है? 1 to 1 लीटर से 1.5 लीटर। मतलब 99% चीज क्या है? 99% चीज क्या है? वो फिर से ब्लड के अंदर में, शरीर के अंदर में चला जाता है। इतना तो गुजरा, 180 लीटर इसमें गुजर गया एक दिन के अंदर, लेकिन मात्र वेस्ट मटेरियल में कितना गया? 1 से 1.5 लीटर यूरिन। इतना ही ना यूरिन पास होता है 24 घंटे के अंदर। 180 लीटर में इतना मात्र बाहर इतने निकला, बाकी इतना शरीर के अंदर चला गया। तो आप सोचिए, इतना जाने का मतलब है, शरीर के अंदर में जाने का मतलब है, आप 188 मान लीजिए, 178 मान लीजिए, 178 लीटर, क्या रहा? फिर से यहाँ जो मटेरियल आ रहा है फिर से इसी में ना रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है, इसमें फिर ब्लड में वापस उसको खींच लिया जा रहा है शरीर में। इसीलिए हमें पानी की जो आवश्यकता है जितना हिसाब से, और जो रेगिस्तान में रहने वाले जो जीव हैं जैसे ऊँट वगैरह है, उसमें यह पोर्शन और बड़ा होता है। वो पानी को, ये लूप ऑफ हेनले जो है ना, वो इसमें से और ज़्यादा मटेरियल को क्या करता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पानी की क्षति, रेगिस्तानी इलाका में पानी की कमी है, इसलिए उसके एडॉप्टेशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए उसको अधिक से अधिक पानी की पूर्ति होती रहे। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले से पानी फिर से इस ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, तो रखना है ना। लेकिन 99% जो मटेरियल है वो क्या होता है? पुनः रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। मात्र 1% बाहर निकल रहा है यूरिन के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या होगा? जैसे कि वाटर है, वाटर, ग्लूकोज, साइड में लिख लीजिए, ग्लूकोज, यूरिया, दवा वगैरह खाते हैं, ड्रग्स वगैरह, वो सब, साल्ट, है ना। क्या हो गया? इसमें जो आया था वो क्या हो गया? इसमें फिर यहां पे आएगा, तो यहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। किसमें? लूप ऑफ हेनले में।
यहाँ पे होगा आपको वाटर का एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, और मैंने इसीलिए बोला था कि जो भी रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम है, पीने के लिए कम मिलता है, तो उसके बॉडी से क्षति भी पानी की कम होनी चाहिए। इसलिए वो पोर्शन, ये जो लूप ऑफ हेनले है उस जीव में बड़ा होता है, ताकि पानी का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वहाँ पे उसके बॉडी से, हाँ, शरीर में चला जाए पानी दोबारा, यूरिन के थ्रू पास बहुत कम हो। ठीक है। वाटर का क्या होता है? पुनः अवशोषण। इसमें जो मटेरियल आया क्या है? फिल्ट्रेट बोलते हैं उसको, फिल्ट्रेट, फिल्टर होके जो आया है क्या है? फिल्ट्रेट है। और इसमें जो बहुत सारे मटेरियल अभी भी रह गया था ब्लड वेसल में, क्या होगा? रीअब्जॉर्ब के थ्रू अवशोषित कर लिया जाएगा। कुछ चीज इसमें से इसमें जाएंगे, कुछ चीज इसमें से इसमें आ जाएंगे। इस तरह से प्रोसेस होते 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 यहाँ पे फाइनली यूरिन का क्या होगा? कंसंट्रेशन हो जाता है। एकदम यूरिन जो निकलेगा उसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में निकलेगा, डाइल्यूटेड फॉर्म में नहीं। और फिर इस प्रकार से यहाँ पे जमा हो गया, फिर जमा होके यहाँ पे जमा हो गया, फिर जमा होके सारा का सारा ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू हमारी बॉडी में चलता रहता है। ये है आपको मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक, तो इसके बॉडी को याद रखना है। ये पूछता रहता कि ये स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस या बोमेंस कैप्सूल किससे रिलेटेड है, दे देगा हार्ट, किडनी, लंग्स, उसमें से आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ बोमेंस कैप्सूल कहाँ पढ़ा था मैंने? किडनी में पढ़ा था, नहीं? तो वहाँ से आप टिक कर लेंगे, आंसर पकड़ में आ जाएगा। देखिए बोमेंस कैप्सूल में जो सिस्टम है, यहाँ ये है, देखिए ऑनलाइन वाले भी देख लेंगे, देख रहे हैं ना किस तरह से ब्लड वेसल आया है, इधर से आने वाला है, आया एक दूसरे से यहाँ पे इस तरीके से नेटवर्क बनाया, फिर ये निकल गया। ठीक, एफेरेंट इफेरेंट में अति तो नहीं है कंफ्यूजन, एफेरेंट आने वाला, इफेरेंट जाने वाला, नहीं, और से आने वाला, ई से जाने वाला। ये वो याद हो गया तो दूसरा पकड़ में आ ही जाएगा। पॉइंट में लिखा दे। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक विटामिन होता है जो पानी में घुल जाता है, एक विटामिन होता है जो पानी में नहीं घुलता, वाटर सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक है आपको फैट सोल्यूबल, फैट में घुलता है, एक जो घुलता है कहाँ में? वाटर में, वाटर सोल्यूबल। वाटर में सोल्यूबल मतलब घुलनशील, फैट सोल्यूबल मतलब फैट में, वसा में घुलनशील। तो इसमें जो आता है वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी है और विटामिन सी है। इसको कैसे याद करना है ये पूछे तो बस WBC याद रखिएगा। W से वाटर, B से विटामिन बी और विटामिन सी, ये किसमें है? वाटर सोल्यूबल है। बाकी जो भी बच जाएगा वो कैसा होगा? फैट सोल्यूबल है। ये क्वेश्चन आएगा आपको कभी गड़बड़ाएगा ही नहीं आपको, ये ट्रिक्स हो गया। ठीक, अब बाकी इसमें जो आ गया विटामिन ए आ गया, विटामिन डी आ गया, विटामिन ई आ गया, विटामिन के आ गया, ये सब कैसा है? फैट सोल्यूबल है ना। अब बताइए यहाँ से यूरिन के थ्रू क्या निकलता है? वाटर निकलता है, वही सब गंदगी लेके निकलता है। और यूरिन में इसमें से क्या जाने की संभावना है? ये विटामिन जाना चाहिए कि ये विटामिन जाना चाहिए? ये जाना चाहिए, वाटर सोल्यूबल है ये। तो यूरिन में अगर ये विटामिन मिल जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत की वाली बात नहीं है, ये नहीं मिलेगा। वाटर के साथ में घुल कर ये बाहर निकल सकता है। BC, विटामिन बी और विटामिन सी, इतना समझाना था, हो गया। तो वहाँ पे लिख लीजिए विटामिन बी और सी, स्टेटमेंट में लिख लीजिए विटामिन बी और सी यूरिन के साथ उत्सर्जित हो सकता है। विटामिन बी और सी यूरिन के साथ उत्सर्जित हो सकता है, चूंकि यह जल में घुलनशील विटामिन है, चूंकि यह जल में घुलनशील
विटामिन है। एक चीज और, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे ब्रेन में होता है इसमें, हाँ मास्टर ग्लैंड का है नहीं, चल एक है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ होता है? इसी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसी के डायरेक्शन से बहुत सारा ग्लैंड काम करता है। एक दूसरा होता है किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड, बताया था ना, किडनी है तो किडनी के ऊपर यहाँ होता है, दोनों किडनी को, जिससे एड्रेनलिन निकलता है, उसी को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलेगा? ADH हार्मोन, इसको फुल फॉर्म इसका है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। ये क्या करता है? वाटर रिअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। जितना ज़्यादा निकलेगा वाटर रिअब्जॉर्प्शन, मतलब किडनी के इस पोर्शन से ये जो पानी इसमें घूम रहा है ना, इसमें से वाटर एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा? इसमें, इस ब्लड वेसल्स में, इसमें आ जाएगा। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मूत्र वर्धक हार्मोन है, उसको रोकता है। एंटी है, डायूरेटिक मतलब कि मूत्र जो बढ़ाने वाला, उसके खिलाफ में। मूत्र बढ़ रहा है तो पानी की कमी हो जाएगी ज़्यादा ना, तो उतना ही जाना चाहिए बॉडी में से जितना जाने लायक। अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है, यूरिन पास ज़्यादा हो रहा है, तो दिक्कत वाली बात है। तो उसको रोकने के लिए एंटी, जो खिलाफ में है, डायूरेटिक हार्मोन, उसी को शॉर्ट में एडीएच बोलते हैं। ये अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? वाटर का रिअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, उसको बढ़ा देगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का अवशोषण किसमें? इन लूप ऑफ हेनले। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एरो लगा दीजिए। एड्रीनल ग्लैंड से निकलेगा एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन नहीं, एड्रीनल, यहाँ ये काम नहीं करेगा। यहाँ जो निकलता है एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन ये है। समझ गए? कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन ये निकलेगा। ये क्या करता है आपको? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, उसका क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। रीअब्जॉर्प्शन करवाते में ये हेल्प करता है। जैसे इसमें क्या जा रहा है? ग्लूकोज जा रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज, प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड, साल्ट, ये इसमें जा रहा है। तो क्या करना है? बाहर जाना तो खराब है ना, इसलिए यूरिन का टेस्ट जब होता है, यूरिन की जांच होती है, तो उसमें चेक किया जाता है जो मात्रा नॉर्मली एक व्यक्ति में होना चाहिए उतना ही है कि नहीं। उस रेंज से अगर ज़्यादा सेक्रेशन हो रहा है बॉडी से बाहर, इसका मतलब आपकी किडनी में
खराबी आ गई, वो ठीक से काम नहीं कर रही है ना। तो ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, साल्ट को रीअब्जॉर्ब कराने में किसका हाथ है? एल्डोस्टेरोन का, हार्मोन्स का। जबकि पानी का एब्जॉर्प्शन में, रीअब्जॉर्प्शन में किसका हाथ है? एडीएच का। इतना याद रहेगा, ये पूछेगा। हो गया, लिख लिए, एकदम क्लियर लिखा हुआ है स्पेलिंग। पढ़ते पढ़ते इंग्लिश भी आ जाएगी। क्या इंग्लिश नहीं आ रही थी, लेकिन जिस माहौल में जाते हैं तो सीखते हैं ना, आप अब इंग्लिश में सीख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको कथन में, स्टेटमेंट में बातें समझ में आ गई हैं। अब इसको स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं। फिल्टर का मतलब क्या है? यूरिन फॉर्मेशन नहीं, मतलब यूरिन का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है ना, यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन का निर्माण। इस प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है, जो हम लोग पढ़े हैं वही है, उसी का नाम देते हैं। एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसी को निस्यंदन बोलते हैं, निस्यंदन। फिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? निस्यंदन ना। तो सूक्ष्म, अल्ट्रा है तो सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म निस्यंदन। दूसरा इसमें आ गया रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन मतलब पुनः अवशोषण। तीसरा ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ जो हो रहा था फर्स्ट में ही, इसमें से जो फिल्टर के होके यहाँ आ गया, वहाँ के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलस से कहाँ गया? वुमेन्स कैप्सूल में, वेस्ट मटेरियल। एक बार जो हो गया पहले बार में, फर्स्ट है ये, उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। रीअब्जॉर्प्शन हमने बताया, यहाँ पे मटेरियल यहाँ से इसमें आ गया, जो इसमें जा रहा था अभी ठीक से छाना नहीं था, तो फिर से छाना है, तो इसमें से कुछ मटेरियल क्या हो गया? इसमें फिर आ गया, इसमें से इसमें ब्लड वेसल्स में, दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर सेक्रेशन, इस ट्यूबुल्स में बहुत कुछ है ना, इसमें अभी भी बहुत कुछ है अनवांटेड चीजें, तो इसमें से इसमें डाल दिया गया, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन। सेक्रेट करके कहाँ डाला? ट्यूबुल में, ट्यूबुल में। यहाँ से सेक्रेट होकर क्या डाला? इसमें से जो था इसमें चला गया, इसमें से जो था इसमें चला गया। दोनों तरफ से काम हो रहा है, एक्सचेंज जरूरत के हिसाब से। तो पहला हेडिंग डालिए, ये लिख लिए